नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2015 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग जियोग्राफी का देख रहे थे और जियोग्राफी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आपस में काफ़ी जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2015 के प्रश्न पत्र में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अंगूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क दिया है, दूसरा कैबुल नामजाओ नेशनल पार्क दिया है, तीसरा दिया है केवलादेव घाना नेशनल पार्क और डी वाला ऑप्शन दिया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, केबुल नामजाओ नेशनल पार्क। अगर हम केबुल नामजाओ नेशनल पार्क की बात करें तो यह लोकटक झील मणिपुर पर स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर डांसिंग डियर भी मिलते हैं। डांसिंग डियर का यह प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना है। फुमदी लोटक पर तैरने वाला एक सतह होता है और यह रामसर साइट स्थल में 1990 में ही डाल दिया गया था। ठीक है, हाँ, तो आपको इस इमेज में नजर आ रहा होगा डांसिंग डियर एक तरफ है और दूसरी तरफ लोकटक झील है। तो इससे आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी ताकि आप भूल नहीं पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। तीन स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला दिया है नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुर उद्भवन हो सकता है, यानी कि बढ़ सकता है नाइट्रोजनीकरण। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में अगर नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो फिक्सिंग बैक्टीरिया की संख्या को नहीं बढ़ाता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अब जहाँ जहाँ उसको हम अगर डिलीट करेंगे तो हमारा ऑप्शन 2 बचेगा और हम 50-50 पर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा दिया है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा दिया है भौम जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर है में नाइट्रेट का निच्छालन यानी कि लिंचिंग हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। देखिए, कृषि में जब नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुप्रयोग किए जाते हैं तो मिट्टी में अम्लता की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि उसका जो पीएच मान है वो कम हो जाता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है, मानव तथा पशु स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। नाइट्रेट प्रदूषण मतलब नवजात शिशुओं में बीवी सिंड्रोम का जो रोग है वह भी होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब कारण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि IUCN की बात कर रहा है, तथा अन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जाति की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा साइट्स की बात कर रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन ये बताना है हम लोगों को कि कौन सा सही है, ये बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विशिष्ट रूप से सलाहकार तथा नागरिक समाज संगठनों का है और 1964 में रेड लिस्ट की स्थापना की गई थी। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण में बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। और दोस्तों, IUCN जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, बल्कि 1992 में इसे UNO का पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था। और IUCN हर 4 साल में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है। ठीक है, रही बात साइट्स की, तो साइट्स समझौता 1975 में हुआ था। इसमें वर्तमान में 184 सदस्य हैं, भारत भी इसका हिस्सा है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो जानवरों तथा पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना इसका उद्देश्य है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसे प्रशासित किया गया है। और यह बात ध्यान रखना है कि जो साइट्स है वो पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता, ये भी ध्यान में रखना है।
पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब हमारा विकल्प ए खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर और ऊपर करके देखें तो हमारा विकल्प डी खत्म हो जाएगा, विकल्प सी खत्म हो जाएगा, विकल्प एक तो खत्म ही है। तो हमारा विकल्प निकल कर आएगा, आंसर है बी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा है उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरा दिया है IUCN प्राकृतिक पर्यावरण में बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तो ठीक है, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि हाँ ये बात सही है। तीसरा दिया है साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इनमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, तो ये भी सही है। तो ऐसे में हमारा आंसर मैंने पहले बताया कि बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए सकना, कैन, कुड, मे, माइट, तो सही हो जाता है, लगभग सही होता है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है सही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर पहला सही है तो हम लोग का 2 विकल्प तो कट जाएगा। अब हम लोग 50-50 पर आ चुके हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब पहला दूसरा जहाँ जहाँ एक साथ है वही हमारा सही होगा। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। लेकिन तीसरा भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा दिया है हम लोगों का कि फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा केमिकल ऑक्साइड से बना होता है और उसमें कोई विषाक्त यानी टॉक्सिक तत्व नहीं होते। इस तरह का स्ट्रीम स्टेटमेंट गलत ही होता है। विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट दिया है इसमें और पूछा है सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरह से जनरल बोल दे कि पूरे सब जगह नहीं मिलता, ये विशेष क्षेत्र में मिलता है। समुद्री गाय को सी काऊ कहा जाता है। ठीक है, और यह समुद्र में पाई जाने वाली शाकाहारी स्तनधारी प्रजाति होती है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही हम लोगों का। इसका जो आवास स्थल है ना वो कच्छ की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान एवं निकोबार समूह में ये मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। इस तरह का प्रश्न 2013 में भी आया था। तो आप एक काम करिएगा कि गूगल पर सर्च करके डुगोंग को बस देख लीजिएगा एक बार कि किस तरह से यह दिखता है, ताकि आपके माइंड में इमेज छप जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो देखिए खारे पानी का मगर, ये तो नहीं है। दूसरा दिया है ऑली रेडले टर्टल, ये भी नहीं है। तीसरा दिया है गंगा नदी की डॉल्फिन, तो यही हम लोगों का आंसर है। ये गंगा नदी की जो डॉल्फिन है ना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ठीक है, भारत ने इसे घोषित कर रखा है। और डी वाला ऑप्शन तो घड़ियाल दिया है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर एक काम आप लोग कर सकते हैं कि खारे पानी का जो मगरमच्छ है उसके चित्र को देखिएगा वो किस तरह से दिखता है और उसका IUCN लिस्ट में क्या स्थिति है। तो उसी तरह से आप ऑली रेडले कछुए के बारे में पढ़िएगा, उसकी IUCN में क्या स्थिति है, साइट्स में उसकी क्या स्थिति है। इसी तरह से आप डॉल्फिन और घड़ियाल के बारे में भी पिक्चर सहित पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ये सब एक साथ मिलते हैं। तो ये तो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब मैंग्रोव वन के बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए मैंग्रोव वन जो है वो भारत में 4975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैंग्रोव वन जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है
और भारत में सुंदरवन जो बंगाल में है, भितरकनिका मैंग्रोव जो उड़ीसा में है, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव जो उड़ीसा से तमिलनाडु के तट पर फैला हुआ है, साथ ही केरल के बेक वाटर में चिपावरम, तमिलनाडु में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में गोवा मैंग्रोव, अंडमान निकोबार और गुजरात में पाया जाता है। सदाबहार पर्णपाती वन जो होते हैं वो पश्चिमी घाट, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी उत्तरी भारत के में पाया जाता है। और इसी तरह अगर पर्णपाती वन की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान और महाराष्ट्र में मिलता है। तो ऐसे में जो कॉमन फैक्टर निकल कर आता है कि अंडमान और निकोबार में हर तरह की स्थितियां विद्यमान है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोगवाह करने यानी कि फेजिंग आउट के रूप में संबंध है। ठीक है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जानते हैं। ओजोन जो होता है पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत है, ठीक है, जो कि पृथ्वी को हानिकारक सूर्य किरणों से बचाता है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे बचाता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों की अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइलोजन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, मिथाइन फ्लोरोकार्बन, ये सब हैं। 1985 में वियना कन्वेंशन में ओजोन क्षरण पर प्रस्ताव रखा गया था, इस पर हस्ताक्षर किया गया था। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और 1989 से जनवरी से इसे लागू किया गया था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन तथा खपत को कम करना, यह सब ध्यान में रखता है। इसका जो मुख्य जोर होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोहाइड्रोकार्बन पर होता है तथा इसकी जगह हाइड्रोफ्लोरो का उपयोग, जो कि ओजोन परत को नष्ट नहीं करता, को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ब्रेटन वुड्स प्रोटोकॉल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है। ठीक है, तो Rio+20 जो है ना एक संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा Rio+20 के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, हरित जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिए हैं और सही कथन को बताना है। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका गठन 2010 में किया गया था UNFCCC के द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वह इचियोन दक्षिणी कोरिया में है। ठीक है, इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना और ग्रीन हाउस कम करने हेतु परियोजनाएं चलाना, कार्यक्रम को वित्त पोषित करना। ठीक है, तो पहला हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा दिया है, इसे UNEP और OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो अभी मैंने बताया कि इसकी स्थापना UNFCCC के द्वारा की गई थी, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये नामदफा नेशनल पार्क की बात कर रहा है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी। आप थोड़ा थोड़ा कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और नेवरा वैली नेशनल पार्क, साथ ही साथ नामदफा नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ताकि जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके बारे में हमको पता हो। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है बायोकार्बन के बारे में। बायो से रिलेटेड हर वर्ष एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, तो इसका प्रबंधन जो है वो विश्व बैंक करता है। इसका विकल्प हो जाएगा डी। देखिए, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप जो है ये 2004 में इसकी स्थापना की गई थी
और बायो कार्बन फंड ने 2013 में वन परिदृश्य योजना शुरू करी, जो भूमि को अधिक सतत बनाना ताकि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो कम हो सके, जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना, उन्नति भूमि प्रबंधन करना, ये सब इसका कार्य था। ठीक है, तो हमारा विकल्प डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मेघालय में पाया जाता है। अभी जब एक मर्डर केस हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। ठीक है, इससे पहले भी ये चर्चा में था। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये हवाई ब्रिज है जो भारतीय रबड़ के पेड़ों की जड़ों को बुनकर जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन करंट अफेयर से बार बार आता रहता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये सही है, यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन यहाँ पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता, मिजोरम में मिलता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो सदापर्णी वन होते हैं इनके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है और वार्षिक तापमान यहाँ पर चाहिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसी स्थितियाँ जहाँ होंगी वहाँ पर इस तरह के वन मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। हम लोगों के पास 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज और देशी जन की एक वैश्विक भागीदारी है। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा दिया है, यह धारणी यानी कि सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली यानी कि फ्रेंडली, इको फ्रेंडली की बात कर रहा है, और जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट एडॉप्शन और प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका काम नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दो जहाँ जहाँ है उसको हम गलत करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है कि यह देशों के उनके उन्मूलन और वन निम्नीकरण, उत्सर्जन कम करने प्लस यानी कि REDD प्लस, पहले मैंने बताया था इसके बारे में, प्रयासों के वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो संगठन था इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण परिषद के रूप में। ठीक है, इसके भागीदार देशों की बात करें तो 120 देश इसमें भागीदार हैं। ठीक है, आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिया है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुआ। तो ये स्टेटमेंट पहले मैंने बताया कि गलत है। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है ये 1988 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी और मैंने पहले बताया कि इसका 1922 में ही हो गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब 2 जहाँ जहाँ है उसको हम निकालेंगे तो 50 पर आ चुके हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ठीक है, तो इसका 4 विकल्प दिया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और सागौन के बारे में पूछा है और कटहल के बारे में पूछा है, वो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या कहते हैं भूगोल में, लेकिन यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी मैच करते हैं दोनों। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों, आज हमने UPSC 2015 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न कंप्लीट कर लिया।
अब कल हम लोग यूपीएससी 2016 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस PYQ का लाभ मिल सके और आने वाले एग्जाम में वो भी सफल हो सके। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।